जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जहाँ पर हम यूपीएससी की तैयारी फ्री में कर रहे हैं। और आज का हमारा टॉपिक है यूपीएससी जीएस पेपर 3 का जो इकोनॉमिक यूनिट है, वहाँ पर एग्रीकल्चर की 3-4 यूनिट है। हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं कि एग्रीकल्चर में समस्या क्या क्या है, किसानों के सामने कौन कौन सी समस्याएं मौजूद हैं। सारी समस्याओं को हम सरकार की रिपोर्ट के माध्यम से पढ़ेंगे। मैं आपको एक छोटा सा डेमो दिखाता हूँ पहले। जैसे भूजल के स्तर का गिरना, ये हमारे कृषि में एक बहुत बड़ी समस्या है जिसका हमारे किसानों को भी नुकसान होता है। तो इसकी रिपोर्ट है साथ में, ये देखो नीति आयोग की वाटर क्वालिटी इंडेक्स रिपोर्ट हो गई। इसके अलावा जो वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट है उसकी रिपोर्ट हो गई। तो एक एक चीज़ हम रिपोर्ट के माध्यम से पढ़ेंगे और 360 डिग्री हम पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे चारों तरफ से। नोट्स आपको यही अपने पास ऐसे के ऐसे एज इट इज़ आपको नोट्स बना लेने। मैंने बहुत जगह से चीज़ों को छांट के यहाँ पर लिखा है, बहुत ज़्यादा रिसर्च करके। इन्हीं नोट्सों को आप बना लें, आपके इसी में से अच्छा मार्क्स आपके आ जाएंगे। कम से कम 40 से 50 नंबर का एग्रीकल्चर में आता है, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि किसानों के समक्ष समस्या कौन कौन सी हैं। पहले समस्या पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम डेटा को पढ़ेंगे। सबसे पहली समस्या है किसानों के समक्ष। तो किसानों के समक्ष सबसे पहली समस्या है उनकी आय में गिरावट। दूसरी समस्या है उनकी स्थिर मजदूरी। कई वर्षों से किसानों की जो मजदूरी है ना वो स्थिर है और अधिक और मैक्सिमम हमारे देश में किसान कम है, जबकि खेतों में काम करने वाले जो मजदूर है ना उनकी संख्या ज़्यादा है, किसान कम है। तीसरी समस्या है हमारे किसान और एग्रीकल्चर के सामने कि राज्यों के द्वारा उन्हें पर्याप्त जो समर्थन है ना वो नहीं मिल पाता है। किस समर्थन की हम बात कर रहे हैं वो भी हम आपको आगे बताएंगे, रिपोर्ट के साथ में बताएंगे। बढ़ती लागत और गिरती कीमत, जो एग्रीकल्चर करने की जो कॉस्ट है ना वो बढ़ जा रही है, जबकि किसानों को उसकी पर्याप्त कीमत नहीं मिलती है। तो किसानों को कई बार अपनी सब्जियों को फेंकना पड़ता है, वो भी डेटा हम आपको देंगे कितना नुकसान इससे होता है। छोटे और सीमांत किसानों की बाजार तक पहुंच में कमी, जो छोटे छोटे किसान होते हैं ना उनकी बाजार तक पहुंच नहीं हो पाती है। छठा है वर्षा पर निर्भरता। सभी लोग जानते हैं कि भारतीय कृषि जो है वो मानसून पर जुआ है, क्योंकि मानसून के ऊपर हमारी जो कृषि है ना वो अधिकांश निर्भर करती है। तो हमारी जो कृषि है उसकी वर्षा पर ज़्यादा निर्भरता है। सातवां है सूखा। आठवीं समस्या फसलों की बीमारी। फसलों की बीमारी की वजह से कई बार ऐसा होता है कि फसल जो है वो बर्बाद हो जाती है। नवीं समस्या वैश्विक तापमान, सबसे बड़ी समस्या, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, इसकी रिपोर्ट दूंगा मैं आपको, जो रिसर्च भारत में हुई थी हिंद महासागर में। वैश्विक तापमान, ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ी समस्या है। इसके अलावा और कौन सी समस्या है, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उसमें कम निवेश है। सरकार के द्वारा R&D में बहुत ही कम निवेश किया जाता है। कितना निवेश किया जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा कौन सी समस्या है, किसानों के आंदोलन। आपने देखे होंगे इस बीच किसानों के बहुत ज़्यादा आंदोलन हुए, तो उससे भी बहुत नुकसान होता है, वो एक समस्या है एग्रीकल्चर में। जो हमारा फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है वहाँ पर अनाज का सड़ जाना, जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है वहाँ पर अनाज का सड़ जाना, कितना अनाज सड़ता है और उसकी कीमत कितनी है वो भी रिपोर्ट के साथ में आपको देंगे। और कौन सा रीज़न है, कोल्ड स्टोरेज का अभाव, जहाँ पर जो हमारे किसान है, जहाँ पर हमारा जो किसान है वो अपनी सब्जियों को रख सके ताकि उसको बाद में अच्छी कीमत मिल सके। तो इस तरह के जो कोल्ड स्टोरेज है वो हमारे पास में नहीं है। परिवहन में असुविधा और उसका अभाव है, किसान अपना जो एग्रीकल्चर है ना उसको ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाता, उसकी ये बहुत बड़ी समस्या है, जिसकी वजह से जो हमारी वेजिटेबल्स है, जो फ्रूट्स है ना वो ख़राब हो जाते हैं। और कौन सा है, एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन जो है वो बहुत कम है। मतलब कि जो कृषि विविधीकरण है ना, अलग अलग फसलों उगाने का जो ट्रेंड है वो भारत में बहुत कम है। और कौन सा है, मिट्टी की गुणवत्ता, हमारी मिट्टी की जो गुणवत्ता है वो भी कम हो गई है। भूजल के स्तर का गिरना, जहाँ से, क्योंकि आज भी हमारी जो अधिकांश कृषि है ना वो भूमि जल के ऊपर भी आधारित है, जहाँ पंप से जल को निकाला जाता है, आपने खेतों में देखा भी होगा। तो भूमि का जो जल का स्तर है ना वो बहुत ज़्यादा गिर चुका है। और कौन सी प्रॉब्लम है, उर्वरकों के कारण भूजल की जो गुणवत्ता है ना वो ख़राब हो जाती है। जो हम यूरिया वगैरह यूज़ करते हैं ना उसकी वजह से जो गुणवत्ता है वो हमारे जल की ख़राब हो जाती है। इसकी भी रिपोर्ट है, वो पढ़ेंगे हम। खेतों का आकार कम होना, पहले किसानों के पास में बहुत बड़े बड़े हेक्टेयर में खेत होते थे, लेकिन आज अगर हम एक किसान के पास अगर हम खेत निकालेंगे तो वो बहुत ही कम हो गया। कितना हो गया, डेटा आगे पढ़ेंगे। छोटे और सीमांत किसानों की जो संख्या है ना उसमें वृद्धि हो जाना। छोटे और सीमांत किसान वो होते हैं, ऐसा किसान जिसके पास में जो ज़मीन होती है ना वो 2 हेक्टेयर से कम होती है, उसको छोटे वो सीमांत किसान की कैटेगरी में रखा जाता है। तकरीबन 75 से 85% जो किसान है ना बच्चा हमारा, वो छोटे और सीमांत किसान की कैटेगरी में आते हैं। और कौन सी प्रॉब्लम है, उत्पादन का कम होना, जो प्रोडक्शन है वो बहुत कम होती है। उसका रीज़न क्या है वो भी हम आगे पढ़ेंगे। एनालिसिस भी हम साथ में करेंगे। जो पॉइंट्स आपको लगता है कि मैंने वीडियो में नहीं ऐड करे हैं उनको आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। कौन सी चीज़ को हम कैसे इंटरकनेक्ट कर रहे हैं ना, आप वो चीज़ भी अपने साथ में लिख लेना उसको हैंड टू हैंड।
मूल्य निर्धारण करने के लिए जो निर्माता के हाथ में कोई शक्ति ना होना। जो किसान है ना, जब वो मंडी में जाता है तो जो मंडी वाले मूल्य तय करते हैं, किसान को उसी मूल्य पर अपनी सब्जी बेचनी पड़ती है, अन्यथा उसकी जो सब्जी है वो बर्बाद हो जाती है, क्योंकि उसके हाथ में कोई पावर नहीं है। जैसे अगर किसी भी राज्य में टीचरों को अपनी तनख्वाह बढ़वानी होती है ना, तो सारे टीचर मिलकर के आंदोलन करते हैं, जिससे सरकार के ऊपर दबाव बनता है। लेकिन किसान ऐसा नहीं कर पाता है, इसलिए जो उसको कीमत है ना वो नहीं मिल पाती है अच्छी। वेयर हाउस की कमी, जहाँ किसान अपनी सब्जियों को, अपने अनाज को रख पाए ना, हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, हमारे पास वेयर हाउस नहीं है। वेयर हाउस ना होने की वजह से कितना अनाज बर्बाद होता है, उसका डेटा मैं आपको आगे दूंगा। और कौन सी प्रॉब्लम है, आजकल एग्रीकल्चर जो है वो आधुनिक हो गई है, तो बहुत से एग्रीकल्चर में ना मशीनों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन बहुत से किसान ऐसे हैं जिनकी मशीनों तक पहुंच ही नहीं है। इसकी भी एक रिपोर्ट है, ईबीए रिपोर्ट इनेबलिंग ऑफ बिजनेस एग्रीकल्चर करके एक रिपोर्ट आती है, वो इसकी रिपोर्ट है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सारी चीज़ें रिपोर्ट के हेल्प से करेंगे। शुरू करते हैं जल की कमी। नीति आयोग का एक वाटर क्वालिटी इंडेक्स आता है, जो ये कहता है कि जितना भी भारत को ताज़ा जल प्राप्त होता है, चाहे वो वर्षा से प्राप्त हो, चाहे वो किसी भी चीज़ से प्राप्त हो, उसका जो 78% है ना, वो एग्रीकल्चर में यूज़ किया। सबसे ज़्यादा जो पानी यूज़ किया जाता है ना, वो एग्रीकल्चर में यूज़ किया जाता है। और फिर भी अगर हम एक बूंद के हिसाब से हमारा एग्रीकल्चर में उत्पादन देखें ना, तो वो भी हमारा बहुत कम है। चाइना के कंपैरिजन में तो हमारा उत्पादन बहुत ही ज़्यादा कम है। अगर हम बात करें तो पंजाब और हरियाणा में ना, जो भूजल का जो स्तर है ना, वो बहुत ही ज़्यादा गिर चुका है, बहुत ही ज़्यादा गिर चुका है। और कैसे, लेकिन पानी की समस्या हमारे वहाँ क्यों है? क्योंकि भारत जो है ना, वो चावल और गन्ने का अधिक उत्पादन करता है। चावल और गन्ना ये दोनों ही जल गहन फसलें हैं। जल गहन फसल का मतलब होता है कि ऐसी फसल जिसको उगाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता पड़ती है। अगर हम चावल की बात करें तो 1 किलो चावल उगाने के लिए कम से कम 3000 से 5000 लीटर पानी की आवश्यकता पड़ती है। और अगर हम गन्ने की बात करें तो गन्ना उगाने के लिए 1 किलो कम से कम 2500 से 4000 लीटर जो है पानी की आवश्यकता पड़ती है। और कौन से, एक रिपोर्ट आती है वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, ये एक रिपोर्ट जारी करता है। इसका यह मानना है कि जो पूरे विश्व में 17 जल तनाव देशों में जो भारत है ना, उसके 13 नंबर की पोजीशन है। 17 जल तनाव वाले देशों में भारत का जो स्थान है ना, वो 13वां स्थान है, क्योंकि पानी की इतनी ज़्यादा कमी है भारत में। ठीक है, अगली प्रॉब्लम हम पढ़ते हैं। ये आप देख सकते हैं कि किसान की ज़मीन किस तरह से सूखी हुई है। अगली प्रॉब्लम हम पढ़ते हैं, उर्वरक अधिक प्रयोग होना। क्योंकि किसान जो है ना, वो उर्वरकों का बहुत अधिक प्रयोग करता है ताकि जो उत्पादन है वो उत्पादन बढ़े। लेकिन होता क्या है कि उर्वरकों का जो प्रयोग करते हैं ना, तो किसान के ऊपर वित्तीय बोझ पड़ जाता है। कैसे बढ़ जाता है? पहली चीज़ तो वित्तीय बोझ बढ़ जाता है। तो जो कृषि की जो हमारी लागत आती है ना, वो लागत बहुत ज़्यादा आ जाती है, क्योंकि अब हमने उर्वरकों का यूज़ किया है। इसके अलावा जो मिट्टी और जो जल है ना, वो भी प्रदूषण हो जाता है। कई रिपोर्ट्स का ऐसा मानना है कि जब हम यूरिया छिड़कते हैं ना अपने खेतों में, तो यूरिया धीरे धीरे करके मिट्टी के भीतर जा कर के जो भूमि का जल है ना, उस जल को प्रदूषित करता है, ऐसा कई रिपोर्ट्स कहती हैं। वित्तीय बोझ कैसे बढ़ जाता है? एक रिपोर्ट है खेती लागत सर्वेक्षण, ये एक सर्वेक्षण है जो सर्वे वगैरह करता है। इसके अनुसार जो पंजाब में पेस्टिसाइड की जो कॉस्ट आती है ना, खेती में जब कीड़े वगैरह को भगाने के लिए कीड़ों के लिए जो हम कीटनाशकों का यूज़ करते हैं, उसकी अगर हम कॉस्ट देखें तो सन 1990 में 260 रुपये पर हेक्टेयर उसकी कॉस्ट हमें पड़ती थी। लेकिन वर्तमान समय में 2020 में 5624 रुपये कॉस्ट पड़ती है पर हेक्टेयर। अब आप ये देखें कि अंतर कितना आ गया। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है ना, जो हम उत्पादन कर रहे हैं, उसका जो है लागत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और जितनी ज़्यादा लागत बढ़ती है तो कभी कभी हमें उसका उचित दाम नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से किसान को अपनी फसल को फेंकना पड़ता है। आगे हम और पढ़ते हैं। 86% किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम ज़मीन है। इसके ये रिपोर्ट कहाँ से आई है? अकॉर्डिंग टू FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसकी ये रिपोर्ट कहती है कि भारत में 86% किसान ऐसे हैं जिनके पास में 2 हेक्टेयर से भी कम ज़मीन है। अब जब आप 2 हेक्टेयर पे कोई चीज़ प्रोडक्शन करोगे और अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह ला के जा करके बेचना है ना, तो परिवहन में जो है, तो अपनी फसल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में जो कॉस्ट है ना, वो बहुत ज़्यादा आ जाती है, पहली बात। दूसरी बात, उत्पादन उतना हो ही नहीं पाता कि आप उसको बाहर बेच भी पाओ। ठीक है, तो हमने किसानों के पास ज़मीन की कमी है, हमने ये भी पढ़ लिया। लेकिन इसके अलावा ज़मीन की कमी क्यों है, हमें ये भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे
जनसंख्या बढ़ी है ना, जैसे जैसे किसानों के परिवार के लोग बड़े हैं, शादियां हुई हैं, फॉर एग्जांपल अगर कोई किसान है, उसके 2 बेटे हैं, उस किसान के पास में 3 हेक्टेयर ज़मीन थी, 4 हेक्टेयर ज़मीन थी, तो जैसे ही वो किसान बूढ़ा हुआ और उसके बच्चे बड़े हुए तो वो जो 4 हेक्टेयर की ज़मीन थी ना, वो 2 लोगों में बढ़ गई। अब एक के पास 2 हेक्टेयर, एक के पास 2 हेक्टेयर। जब उन किसान के बच्चे होंगे तो वो ज़मीन और छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाएगी। तो किसानों की जैसे जो जो परिवार है वो बढ़ता है ना, तो परिवार बढ़ने के कारण जो भूमि है ना, उसका विखंडन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसकी वजह से जो एवरेज लैंड होल्डिंग है ना, जो प्रति व्यक्ति के प्रति किसान के पास जो ज़मीन है ना, वो सिर्फ 1.08 हेक्टेयर रह गई है, एक रिपोर्ट का ऐसा मानना है। आगे हम डेटा पढ़ेंगे। और कौन सी प्रॉब्लम है? ऑल है, एक और सर्वे हुआ था, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन वीड मैनेजमेंट डेटा। 2003 से 2014 के बीच में जो फसल ख़राब हुई है, 14 से 36% फसल ख़राब हुई है। और इसकी जो एनुअली कॉस्ट आती है, हर साल इसकी जो कॉस्ट आती है वो 80,000 करोड़ होती है। उसका रीज़न क्या है? जंगली घास के कारण। आपने देखा होगा कि जंगली घास को हटाने के लिए, कीड़ों को हटाने के लिए हम कहीं जो कीटनाशक है, जो पेस्टिसाइड्स हैं, हम उनका भी यूज़ करते हैं, क्योंकि इसकी वजह से हमें इतना ज़्यादा फसल का नुकसान होता है। और रिपोर्ट आपके सामने है, किस रिपोर्ट का ऐसा मानना है। इस रिपोर्ट को आप चाहें तो इस रिपोर्ट को आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं कि ऑल इंडिया वीड मैनेजमेंट डेटा के अनुसार इतना इतना करके, और आप इसको देवनागरी में लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको इंग्लिश में ही लिखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। और कौन सी है? ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग तो बहुत बड़ी समस्या है भारत के एग्रीकल्चर के साथ में। SHM क्या है? S मतलब साउथ, HM मतलब हिंद महासागर। दक्षिण हिंद महासागर में एक अध्ययन हुआ था कि समुद्र के सतह में जो तापमान है ना, उसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है, ठीक है। इस तापमान में वृद्धि होने के कारण उन देशों के लिए बहुत ज़्यादा खतरा है जिनका खाद्य उत्पादन वर्षा के ऊपर निर्भर है। ये रिपोर्ट ने कहा है कि दक्षिण हिंद महासागर में एक मैस्करीन हाई करके एक जगह है, वहाँ पर ये अध्ययन किया गया था। और अध्ययन में ये पता चला है कि जो समुद्र की सतह का जो तापमान है वो बहुत तीव्र गति से बढ़ रहा है, जिसकी वजह से उन देशों के सामने खतरा है जिनका खाद्य उत्पादन वर्षा के ऊपर निर्भर है। और आप सभी लोग जानते हैं कि भारत का जो एग्रीकल्चर है वो आज भी वर्षा के ऊपर निर्भर है। आज भी किसान बारिश का इंतज़ार करता है अपनी फसल के लिए। आज भी नहरों से पर्याप्त रूप से सिंचाई नहीं हो पाती है, ठीक है। ये रिपोर्ट है। अगला रिपोर्ट क्या है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट में निवेश। भैया R&D में तो हम वैसे भी बहुत कम निवेश करते हैं, इसी वजह से हम बहुत ज़्यादा पीछे रह जाते हैं हमारे और भी कई सारे सेक्टरों में। तो इसमें क्या रिपोर्ट है? ये द हिंदू का डेटा मैंने उठाया था। पिछले 20 सालों में जो एग्रीकल्चर में जो निवेश किया गया है ना, वो सिर्फ और सिर्फ 0.7 से 0.8% है GDP का। जो GDP का 0.7, 1% भी पूरा नहीं है एग्रीकल्चर में इनोवेशन करने में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। इसी की वजह से क्या होता है, हमारे जो किसान है ना, उसकी जो इनकम है वो नहीं बढ़ पाती है। ये जो डेटा है ये मैंने उठाया है द हिंदू का, तो आप डेटा सोर्स के रूप में लिख सकते हैं कि द हिंदू के डेटा के अनुसार या फिर द इंडियन एक्सप्रेस के डेटा के अनुसार। तो R&D में निवेश बहुत कम है। इसके अलावा द हिंदू का ही मैंने डाटा ये लिया था कि 85% किसान ऐसे हैं जिनकी इनकम जो है ना वो कई सालों से स्थिर है। भारत का कम से कम 85% किसान ऐसा है जिसकी जो इनकम है ना वो कई वर्षों से स्थिर है। ये डेटा भी हमें कहाँ से मिला था? द हिंदू से मिला था। और मुझे वीडियो बीच बीच में पॉज करनी पड़ रही है क्योंकि तबीयत थोड़ी सही नहीं है, तो खांसी वगैरह हो रही है, इसलिए माफ़ी चाहूँगा, ठीक है। और अगली कौन सी समस्या है? ऋण की समस्या। आज भी भारत के किसान को अगर अपनी खेती करने के लिए बैंक से ऋण लेना होता है ना, तो उसको ऋण इतनी आसानी से नहीं मिलता है, जबकि जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, जो बड़े बड़े किसान होते हैं, उनको बहुत ही आसानी से ऋण मिल जाता है, उधार मिल जाता है। रिपोर्ट पढ़ते हैं, पिछले 1 दशक में जो एग्रीकल्चर क्रेडिट है, जो कृषि में जो ऋण दिया जाता है, उसमें 500% की वृद्धि हुई है, 500% की, आप समझ रहे हैं। लेकिन जो वृद्धि हुई है ना ऋण में, उसका ओनली 20% ऋण मिलता है। पता है कितने किसानों को? जो छोटे और सीमांत किसान हैं। छोटे और सीमांत किसान कितने हैं भारत में? तकरीबन 75 से 85% के आसपास। और हम संख्या की बात करें तो लगभग 13 करोड़ छोटे और सीमांत किसान भारत में मौजूद है, जिनको ऋण का केवल 20% मिलता है। बाकी जो 80% है वो किन को मिलता है? जो बड़े बड़े फार्मर्स हैं, जिनके पास कई बीघा और हेक्टेयर की ज़मीन है, क्योंकि उनकी बैंकों में सेटिंग वगैरह होती है, उनका सोर्स वगैरह लग जाती है, तो उनको ज़्यादा ऋण मिलता है। यही रीज़न है कि जो ये 85% किसान है ना, इनकी इनकम में कोई सुधार नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जब ऋण तक ही नहीं पहुँच है उनकी, तो वो अपने एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे जब उनके पास पैसा ही नहीं है? तो वो हाइब्रिड बीज कहाँ से लाएंगे? वो पेस्टिसाइड कहाँ से लाएंगे? वो उर्वरक कहाँ से लाएंगे? आप ये बताएं।
और क्योंकि इन किसानों को उधार नहीं मिल पाता है समय पे, जिसकी वजह से इनका जो इनकम है ना वो कई सालों तक स्थिर रहती है। अगली कौन सी समस्या है? अगली समस्या है पानी की सुरक्षा। हमने जल का डेटा पढ़ा ही था। कई बार ऐसा होता है कि क्योंकि बिजली की सब्सिडी दी जाती है तो कई किसान ऐसा करते हैं कि अपने पंप को खुला छोड़ देता है, पानी की बर्बादी की जाती है। तो एक रिपोर्ट आती है, ईबीए रिपोर्ट बोलते हैं, वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये रिपोर्ट निकाली जाती है। ईबीए रिपोर्ट 2019 में आई थी, अनेबलिंग द बिजनेस ऑफ एग्रीकल्चर रिपोर्ट इसका नाम है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी की गई थी। इसका ये कहना है कि पानी की सुरक्षा और पौधों के स्वास्थ्य और मशीनों के स्तर पर, जो एग्रीकल्चर में हम मशीनों का प्रयोग करते हैं ना, इन 3 स्तर पर भारत की जो स्थिति है ना वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। आप सभी लोग जानते हैं पौधों के स्वास्थ्य मतलब हमने पीछे पढ़ा था, जंगली घास की वजह से कितना नुकसान हो जाता है। पानी की सुरक्षा हमने पीछे पढ़ा था, नीति आयोग की रिपोर्ट पढ़ी थी, वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट पढ़ी थी। और मशीनों के स्तर पर भी हमने आपको पहले बताया था कि कई किसान ऐसे हैं जिनकी मशीनों तक पहुँच नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से उनकी जो लागत है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो एक रिपोर्ट यह है। अगली कौन सी है? उत्पादकता बहुत कम है। ये डेटा भी हमने जो द हिंदू न्यूज़पेपर है वहाँ से हमने उठाया था। उत्पादकता बहुत कम का मतलब यह है कि भारत में 1 हेक्टेयर से तकरीबन 4 टन चावल का उत्पादन किया जाता है, जबकि चाइना में 1 हेक्टेयर में 7 टन चावल का उत्पादन किया जाता है। 7 टन चावल का उत्पादन। इसका रीज़न क्या है? बेहतर उनका मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट उनका हमसे बेहतर है। क्यों? क्योंकि जो प्रति बूंद जो उत्पादन होता है ना वो चाइना में हमसे ज़्यादा होता है। अगर हम एक बूंद में हाइपोथेटिकली हम कल्पना करते हैं, अगर हम एक बूंद में 1 किलो चावल उगा रहे हैं ना, तो चाइना वाले एक बूंद में 1.5 से 2 किलो 3 किलो तक चावल उगा रहे हैं। रीज़न क्या है? क्योंकि उनका जो वाटर मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छा है। वो मशीनों का बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं। वो टाइम टू टाइम पे उनको पेस्टिसाइड्स, उनको फर्टिलाइज़र जो उर्वरक होते हैं उनकी पहुंच उनकी बहुत अच्छी है। उनकी ऋण तक पहुंच बहुत अच्छी है, जिसकी वजह से क्या होता है, उनका जो उत्पादन है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जबकि भारत में उत्पादन गिर जाता है। अब अगर 1 टन में किसान को केवल 4 टन चावल मिलेगा तो उसकी इनकम क्या होगी? इनकम उसकी गिर जाएगी, उसकी लागत भी नहीं निकल पाएगी, जिसकी वजह से क्या होता है कि उसको लागत मिल नहीं पाती है। सॉरी। और कौन सी प्रॉब्लम है हमारे एग्रीकल्चर में? चरम मौसमी घटनाएं। चरम मौसमी घटनाएं मतलब होता है एक्सट्रीम वेदर कंडीशन। कभी लू आ जाती है, कभी हीट वेव आ जाती है, कभी सूखा पड़ जाता है, कभी बाढ़ आ जाती है। ये आपने सुने होंगे। कभी हमारे उत्तराखंड साइड कभी बाढ़, कभी बादल फट जाते हैं, एग्रीकल्चर का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। ओले आ जाते हैं, आप सब लोगों ने सुना होगा। तो लू और बारिश के कारण, अगर हम मोटी मोटी इन 2 चीज़ों को लें जो सबसे ज़्यादा आती है, लू और बारिश के कारण जो चावल का उत्पादन है, अभी हाल फिलहाल की बात कर रहे हैं हम अभी, ठीक है, चावल का जो उत्पादन है ना वो 6% कम हो गया था। और आपने खबर पढ़ी होगी कुछ महीने पहले अखबार में कि भारत ने चावल का जो निर्यात है उसके ऊपर भी बैन लगा दिया था। इसके साथ में जो कंट्रोल पर जो चावल दिए जाते हैं ना लोगों को, उसकी जो अमाउंट है वो भी कम कर दी गई थी। क्यों? क्योंकि हमारा जो उत्पादन है चावल का वो बहुत ज़्यादा गिर गया था। और उसका कारण क्या था? लू और बारिश। ये सब क्या है? एक्सट्रीम वेदर कंडीशन। लेकिन इसका मेन रीज़न क्या है? ग्लोबल वार्मिंग। हमने पीछे रिपोर्ट पढ़ी थी ग्लोबल वार्मिंग की कि हिंद महासागर में जो सर्वे हुआ था, समुद्र का तापमान जो है वो बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। उसकी वजह से नुकसान किसको होगा? उन देशों को नुकसान होगा जिनकी कृषि पानी के ऊपर निर्भर है, जिनकी कृषि बारिश के ऊपर निर्भर है। वही भारत के साथ में हुआ। अब अगर चावल का उत्पादन गिर जाएगा तो किसानों की इनकम क्या होगी? बढ़ेगी या घटेगी? वो भी गिर जाएगी। यही रीज़न है कि भारत का जो किसान है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदे में नहीं रह पाता है। मुख्य रूप से जो छोटा और सीमांत किसान है, जिनकी संख्या तकरीबन 13 करोड़ है। छोटे और सीमांतों की संख्या बताते हैं हम आपको। 1980-1981 के आसपास 70% छोटे और सीमांत किसानों की संख्या थी, जिनकी संख्या अब 2015-16 में 86% हो गई है। अगर हम टोटल संख्या को 100 मान लेना तो 100 में से 70 किसान जो है वो छोटे और सीमांत किसान है, जिनके पास में 2 हेक्टेयर से भी कम ज़मीन है। 1980 और 1981 की बात है ये। लेकिन 2015-16 में उनकी संख्या बढ़ करके क्या हो गई है? 86%। रीज़न क्या है? भूमि का विखंडन, परिवार का बढ़ना, भूमि का बट जाना। उसकी वजह से क्या हुआ है? जो एवरेज लैंड होल्डिंग है वो भी कम हो गई है। एवरेज लैंड होल्डिंग हम देखते हैं, खेती की जोत का आकार की हर एक किसान के पास में अगर हम देखें तो उसके पास कितनी ज़मीन आती है। 1970-1971 में तकरीबन 2.3 हेक्टेयर ज़मीन थी एक किसान के पास में।
2015-16 में ये और कम होकर के हो गई कितनी 1.08 हेक्टेयर, और 2016 से 2018 के बीच में जो सर्वे किए गए थे वहाँ पर ये ज़मीन हो गई है कितनी 0.9 हेक्टेयर ज़मीन। एक किसान के पास में 1 हेक्टेयर से भी कम ज़मीन है, जिसके पास 1 हेक्टेयर से भी कम ज़मीन है वो क्या उत्पादन करेगा, वो क्या बेचेगा और वो साल का कितना कमाएगा, ये सोचने वाली बात है। और इसका रीज़न क्या है, भूमि का बढ़ जाना, पहली रीज़न। दूसरी चीज़, अधिक से अधिक लोगों का कृषि में चले जाना। आज भी जो 42% पॉपुलेशन है ना, जो वर्ग बल की हमारी, वो एग्रीकल्चर में काम करती है। जब एग्रीकल्चर में इतने सारे लोग काम करेंगे ना, तो यही सिचुएशन हमारे सामने आएगी, जो हमारी भारत की कृषि के सामने एक बहुत बड़ी समस्या है। इन सब का सॉल्यूशन जो है ना, वो भी हम अगली वीडियो में लाएंगे। सरकार के द्वारा कौन कौन से कदम उठाए गए हैं इसके लिए, वो भी हम आपको आगे बताएंगे। 2014 से अब तक फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के गोदाम में बर्बाद हो गए 40,000 मीट्रिक टन अनाज। रीज़न क्या है, क्योंकि अनाजों को रखने की जो व्यवस्था है ना, दिल्ली के एक आरटीआई एक्टिविस्ट हैं जिनका नाम है गोविंदन नमूर्थी। उन्होंने फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में ना एक आरटीआई लगाई थी और उनसे पूछा था कि जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है वहाँ पर कितना अनाज कितना अनाज जो है ना वो ख़राब हो गया। तो उन्होंने रिपोर्ट में उन्होंने कहा है कि 2014 से देश भर में स्थित FCI जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के जो गोदाम है वहाँ पर 40,546 टन मीट्रिक अनाज जो है वो ख़राब हो गया है, वो सड़ गया है। नुकसान किसको हुआ, सरकार को नुकसान हुआ है। सरकार को वित्तीय रूप से नुकसान हुआ है, क्योंकि ये सारा अनाज सरकार ने किसानों से खरीद लिया था। इसके सड़ने का रीज़न क्या है, मॉनिटरिंग सही से ना हो पाना, अधिकारी लोग हैं उनका लापरवाही बरतना, गेहूं को रखने का जो मैनेजमेंट है ना वो ख़राब होना। गेहूं को FCI में ऐसे ही बिछा दिया जाता है ज़मीन पे, कभी उनको फटे फटे कट्टों में डाला जाता है। कितनी बार ऐसा होता है कि बारिश की वजह से पानी भर जाता है FCI के गोदामों में और वो सारा गेहूँ सड़ जाता है। और कौन सा है और अगर हम अमाउंट की बात करें तो 45 लाख, एक ये द गांव कनेक्शन सर्वे है, इसकी जो रिपोर्ट है, इन्होंने एक सर्वे किया था और ये OECD और ICAIR की जो रिपोर्ट है ना उसके मुताबिक ये मैं डेटा आपको दे रहा हूँ। 45 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है किसानों को। क्यों, क्योंकि उन्हें जो कृषि उत्पाद है ना उसकी जो कीमत मिलनी चाहिए थी वो कीमत उन्हें नहीं मिली है। सन 2000 से 2017 के बीच में जो किसानों को नुकसान हुआ है वो 45 लाख करोड़ रुपये का नुकसान है। क्यों, क्योंकि उनकी एग्रीकल्चर में कॉस्ट तो ज़्यादा आ रही है, क्योंकि उनके पास में पावर नहीं है कि वो मंडी में जाकर के डिमांड कर सके कि हम तो हमारी सब्जी, हम हमारा अनाज इस दाम पर बेचेंगे, खरीदना है तो खरीदो वरना मत खरीदो। उल्टा होता है, जो मंडी में जो दलाल होते हैं वो बोलते हैं कि हम आपका जो प्रोडक्ट है वो केवल इतने रुपए में खरीदेंगे। इसकी वजह से क्या होता है, आपने देखा होगा कि कई बार जो किसान होता है ना वो अपनी फसलों को फेंक देते हैं और इसकी वजह से जो एनुअली कॉस्ट आती है ना, हर साल जो नुकसान होता है तकरीबन 90,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ रुपए की वेस्टेज होती है एग्रीकल्चर की। और जो हमारा हॉर्टिकल्चर होता है जैसे फ्रूट्स वगैरह हो गया और हमारा वेजिटेबल्स वगैरह हो गया उसकी। क्यों, क्योंकि मैनेजमेंट हमारी सही नहीं है, हमारे पास पॉलिसीज़ अच्छी नहीं है। ठीक है, और रीज़न, और अगला रीज़न कौन सा है, और एक सर्वे और हुआ था उसकी भी मैं रिपोर्ट आपको आपकी स्क्रीन पर आपको नज़र आएगी। ये सर्वे है, 43% किसानों का मानना है कि उन्हें फसल का सही दाम नहीं मिलता है, ये खेती में सबसे बड़ी समस्या है। 20% लोगों का मानना है कि जो मौसम चेंज हो रहा है ना, क्लाइमेट चेंज, एग्रीकल्चर की में उसकी वजह से ज़्यादा समस्या होती है। 17% लोगों का ये मानना है कि जो लागत है ना हमारी वो बहुत ज़्यादा आ जाती है एग्रीकल्चर में, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। और तकरीबन बीज की उपलब्धता नहीं हो पाती, जो हाइब्रिड बीज होते हैं जिससे प्रोडक्शन हम अपना बढ़ा सकते हैं वो नहीं मिल पाता है, उसकी वजह से बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और जो कर्ज और लोन होना ना उसकी जो किस्त है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और दूसरी चीज़ सही से लोन मिल भी नहीं पाता। 13% किसानों का मानना है कि ये जो है सबसे बड़ी समस्या है। आंकड़े भी बताते हैं कि वार्षिक स्तर पर जो भंडारण की हानि होती है ना वो लगभग 7,000 करोड़ रुपये की होती है और 14 मिलियन टन जो खाद्यान्न है वो बर्बाद हो जाता है। भारत के जो कुल गेहूं उत्पादन में से कम 2 करोड़ टन जो गेहूं है ना वो किसी न किसी तरह से नष्ट हो जाता है, जिसकी कीमत जो है वो तकरीबन 93,000 करोड़ रुपए की आती है। ये सारा डेटा मैं आपको रिपोर्ट से बता रहा हूँ, कुछ भास्कर की रिपोर्ट है, कुछ द हिंदू की रिपोर्ट है, तो कोई भी डाटा मैंने अपने मन से नहीं बनाया, ये सब कुछ डाटा आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो छोटे छोटे किसान होते हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम ज़मीन होती है उनकी मार्केट तक पहुंच नहीं होती। अब मान लो कि एक गांव है, वहाँ पर
100 किसान और उन 100 किसानों के पास में सबके पास में 2-2 हेक्टेयर की ज़मीन है, तो अगर वो अलग अलग जाएंगे ना मंडी में बेचने के लिए तो उन्हें सही दाम नहीं मिल पाता है। मजबूरी में उन्हें अपना जो फसल है वो फेंकनी पड़ती है, बहुत ही कम दामों में बेचनी पड़ती है। तो सरकार इसके लिए भी एक कदम उठाया, सरकार FPO लाई है। वैसे तो इसको हम अपनी अगली वीडियो में पढ़ने वाले थे, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। तो FPO क्या होगा कि उस गाँव के सारे किसान मिलकर के ना अपने एक संगठन बना लेंगे और फिर वो संगठन उस अपना जो सारी फसल है ना उसको बेचेगा और दाम भी संगठन तय करेगा। बेचना किसको है ये भी संगठन तय करेगा। इससे क्या होगा, जो किसान है ना उनकी पावर बढ़ेगी, किसानों की पावर बढ़ेगी तो उनको जो मुंह मांगी कीमत है वो मिलेगी और किसानों की जो इनकम है ना उनको इनकम में बहुत ज़्यादा वृद्धि होगी। सरकार का टारगेट है कि 2024 तक कम से कम 10,000 FPO बनाने का सरकार ने लक्ष्य रखा है। और इसके लिए FPOs को पैसे भी दिए जाएंगे ताकि वो अपने माल का जो परिवहन है ना वो बेहतर तरीके से कर सकें। सरकार उसमें तकरीबन 6,000 करोड़ रुपये का जो बजट है वो आवंटित किया है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, आप ये तस्वीर देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो टमाटर है ये फेंके जा रहे हैं। रीज़न आपको आप जानते हैं क्या, ये कर्नाटक की फ़ोटो है। कर्नाटक में टमाटर 2 रुपये किलो खरीद रहे थे मंडी वाले, मजबूरी में आके किसानों को अपने टमाटर फेंकने पड़े, मजबूरी में आके। ये उनका गुस्सा है, आप देख रहे हैं। ये आप ये देखिए, जो ये नींबू गिरा रखे हैं सड़क पे, ये टमाटर गिरा रखे हैं। और कौन सी प्रॉब्लम है भारत में, किसानों की आत्महत्या। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम। NCRB का डेटा ये कहता है कि हर दिन 28 किसान आत्महत्या करते हैं। जो किसान जो है, जो खेतों में काम करने वाले खेतिहर मजदूर है ना, वो आत्महत्या करते हैं। साल 2019 में 10,281 किसानों ने जान दी थी, 10,281 किसानों ने जान दी थी। और सोर्स क्या है इस डेटे का, NCRB, कोई अपने मन से डेटा नहीं है, सब NCRB का सोर्स है। और क्या है कई किसानों से पूछा गया है कि क्या वो चाहते हैं कि उनके बच्चे आने वाले टाइम में खेती करें, तो 48% किसानों का ये मानना है कि हम नहीं चाहते कि हमारा बच्चा आने वाले टाइम में खेती करे, वो चाहते ही नहीं है। और इसके अलावा 13% किसानों का ये मानना है कि वो तो चाहते हैं लेकिन उनके बच्चे नहीं चाहते हैं एग्रीकल्चर करना। तो क्यों नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो अपने पिता की, अपने माता की परेशानियों को देख रहे हैं कि कृषि में उन्हें कौन कौन सी परेशानियां फेस करनी पड़ रही है, इसलिए वो नहीं चाहते। लगभग 50% का डेटा हम मान लेते हैं, तो 50% किसान ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि उनकी आने वाली जो पीढ़ी है ना वो एग्रीकल्चर करे। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। चलिए, यहीं पे हमारी स्लाइड जो है वो समाप्त हो गई है। और ये सब डेटा था जो हमने पढ़ा है। आपको डेटा के साथ में हमने एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम बता दी है, ठीक है, और रिपोर्ट्स भी हमने आपको बता दी हैं। सरकार इसके लिए कदम क्या क्या उठा रही है, एग्रीकल्चर को लेकर सरकार का विज़न क्या है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे अगली वीडियो में। और हम इकोनॉमिक्स किस तरह से पढ़ रहे हैं वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दूंगा। रेलवे का यूनिट है जो हमने कंप्लीट करी है, आप वहाँ पे जा कर के देख सकते हैं हमारे पढ़ने का तरीका कैसा होता है। किसी भी यूनिट को हम कैसे पढ़ते हैं कि उस क्षेत्र में समस्या क्या क्या है, सरकार का उस क्षेत्र को लेकर के विज़न क्या क्या है, सरकार उस क्षेत्र के लिए कौन कौन से कदम उठा रही है, कौन कौन सी योजनाएं ला रही है, उनको फ़ायदा क्या है। हम इस तरह से इकोनॉमिक्स की एक एक यूनिट का जो टॉपिक है ना हम उसको कवर करते हैं। और डेमो वीडियोस आपको अगर देखनी हो तो आप हमारे चैनल पे जा सकते हैं, हमारी जो प्लेलिस्ट है वो बनी हुई है इकोनॉमिक्स की भी। और अगर आपका हिंदी साहित्य ऑप्शनल है तो हम वो भी बिल्कुल आपको फ्री में पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पर, क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में। आप जाएँ तो वहाँ जाके देख सकते हैं। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो अपना सुझाव हमें ज़रूर दें कमेंट बॉक्स में, हमारे वीडियो को लाइक करें और नोट्स बनाएं बहुत अच्छे से, जैसे मैंने आपको ये PPT दी है। थैंक यू सो मच बच्चों।